नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एनसीएलटी और आईबीसी को लेकर किस तरीके से अदानी ने 50,000 करोड़ में 5 लाख करोड़ की कंपनियां खरीद ली और अब अपना मार्केट कैप बढ़ाकर फिर बैंकों के द्वारा उन कंपनियों को चलाने के लिए लोन लेकर फिर से सरकार और भारत के लोगों को कर्जदार बनाने की कवायद है। किस तरीके से भारत के लोगों का या गरीबों का खून चूसकर ये सरकार दिवालिया कंपनियों को 96% हेयर कट पर अदानी को सौंप रही है और इसके पीछे का सारा खेल क्या है, आज आप उसको समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं, आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में, संसद में ये कहा कि हमने 22,000 करोड़ रुपए की संपत्ति विजय माल्या की, मेहुल चौकसी की, नीरव मोदी की जब्त करके पब्लिक सेक्टर बैंक का पैसा रिकवर कराया है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 22,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी संपत्ति रिकवर कराई है पब्लिक के पैसे की, पब्लिक के टैक्स पेयर के पैसे की, तो ये बहुत अच्छी खबर है। पर आप ये क्यों नहीं बताती कि एनसीएलटी में 70,000 करोड़ रुपए की कंपनियां आपने सिर्फ 15,977 करोड़ रुपए में बेच दी। ये देखिए, ये ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का कागज है और ये जादू देखिए। 10 कंपनियों के नाम मैं आपको दिखा रहा हूं। एचडीआईएल, प्रोजेक्ट बीकेसी, अदानी प्रॉपर्टीज को गया। 7,795 करोड़ रुपए का जो एडमिटेड क्लेम था कर्जदारों का, उसके एवज में मात्र 285 करोड़ रुपए में कंपनी खरीदी गई 96% डिस्काउंट पर। रेडियस स्टेट डेवलपर प्रोजेक्ट, जो बैंड्रा का प्रोजेक्ट था एक सोसाइटी का, उसको 96% डिस्काउंट पे 1700 करोड़ रुपए की देनदारी को 76 करोड़ रुपए में खरीदा गया। उसी तरीके से नेशनल रेयन कॉर्पोरेशन, एसआर पावर प्राइवेट लिमिटेड, डिगी पोर्ट लिमिटेड, लैंको पावर, कोस्टल एनर्जन, आदित्य स्टेट, कारिकल पोर्ट, कोरबा वेस्ट पावर कंपनी, ये सारी कंपनियां डिस्काउंटेड रेट पे खरीदी गई। खरीदार एक, अदानी। बेचने वाले कई। क्या गेम है सारा, क्या खेल है सारा, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। 50,000 करोड़ रुपए की कंपनियां एनसीएलटी के थ्रू अदानी ने खरीद ली अपने बिजनेस अंपायर को बढ़ाने के लिए। तो लोग ये पूछेंगे कि भाई ये कंपनियां तो वैसे ही लॉस में चल रही थी, ये कर्जदारों का पैसा नहीं दे पा रही थी, ये प्रोजेक्ट्स नहीं सिक्योर कर पा रही थी, ये माल नहीं बेच पा रही थी, तो अदानी के हाथ में कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि वो कंपनियां अदानी के पास आते ही बिजनेस भी करने लग जाएंगी, धंधा भी लेने लग जाएंगी और कर्जा भी उतार देंगी। तो अदानी साहब देखिए, अदानी साहब के पास जो सबसे बड़ी छड़ी है जादू की, वो है मोदी सरकार। आपको याद होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आई थी जनवरी 2022 में, तो उस समय अदानी के शेयर 50% तक गिर गए। उस समय उन्होंने होल्चिम सीमेंट की, एसीसी और अंबुजा सीमेंट का टेक ओवर किया था और अपनी, जो कहते हैं कि अपने शेयर्स, फैमिली ट्रस्ट के शेयर्स गिरवी रखकर बाजार से पैसा रेस किया था। उस समय 22,000 करोड़ की उनको जरूरत थी, तो एक फंड जीक्यूजी इन्वेस्टमेंट करके राजीव जैन द्वारा राजीव जैन उसके जो हैं वो मैनेजर हैं, फंड मैनेजर हैं, उनके द्वारा $1 बिलियन उस समय जब सबसे ज्यादा अदानी को जरूरत थी, वो पैसा लिया जाता है और वो फैमिली ट्रस्ट के शेयर जो गिरवी होते हैं, जिसपे शॉर्ट कॉल होती है क्योंकि शेयर की वैल्यू गिर गई होती, पैसा ज्यादा देना होता है, तो फंड मैनेजर कहता है भाई मेरा पैसा दे दो, अपने शेयर ले लो। तो उस समय 22,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट जीक्यूजी इन्वेस्टमेंट से पूरी होती है। आगे चलकर वही जीक्यूजी इन्वेस्टर $8 बिलियन अदानी की कंपनियों में खर्च पैसा लगाता है। 5.2% स्टेक वो अदानी से ले लेता है। कौन है ये जीक्यूजी इन्वेस्टर, कहां से आया, किसका पैसा है? ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि कैसे कंपनियां आती हैं और अदानी को बचा देती हैं। जब अदानी पे मुसीबत आती है, अदानी पे सवाल उठते हैं, तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी और अदानी की सॉवरेनिटी सेम है क्योंकि अदानी के सिर पे मोदी जी का हाथ। जब डीओजी की इंडैक्टमेंट आती है, जब $265 मिलियन की रिश्वत देने का इल्जाम गौतम अदानी, सागर अदानी और उनके पार्टनर कंपनी अजूर ग्लोबल पे लगता है,
तो 9 दिसंबर को अदानी साहब मोदी साहब के साथ खड़े मिलते हैं, मतलब मोदी साहब का आशीर्वाद अदानी साहब के सर पर है। जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोई। तो ये मैसेज लोगों को मिलता है। फिर यूनियन गवर्नमेंट का बजट आता है 2024-25 वित्तीय वर्ष का। उसमें यूनियन गवर्नमेंट खुद अनाउंस करती है कि 14,46,000 करोड़ की डेट वेवर कॉर्पोरेट हाउसेस की उन्होंने दी। किसानों को 3-3.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ करना सरकार के प्रायोरिटी में नहीं है, पर कॉर्पोरेट्स का 14,46,000 करोड़ रुपया वो माफ कर देती है और 10,20,000 करोड़ रुपया फिर वो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में रेफर कर देती है। मतलब कि कुल 24,62,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में सरकार डाल देती है, क्योंकि सरकार को लगता है देश का विकास करना है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को संभालना पड़ेगा। 14,20,000 करोड़ का कर्जा माफ कर देती है। 10,20,000 करोड़ के केसेस इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में आईबीसी को रेफर कर देती है। आईबीसी पूरे वित्तीय वर्ष में मात्र 2024-25 का जो बजट आया, उसके बजट एस्टिमेट में मात्र 3,30,000 प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक आईबीसी कोड में रिकवरी करती है। मात्र 3,30,000 करोड़ की रिकवरी करती है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में और 96% तक का हेयर कट लेती है। कौन है वो कंपनियां? मैंने आपको अभी दिखाया। 61,832 करोड़ का एडमिटेड क्लेम वैल्यू 10 कंपनियों का 15,977 रुपए में सुलटा दिया जाता है और ये सारी कंपनियां अदानी खरीदती है, क्योंकि लैंको का पावर प्रोजेक्ट का पावर सेल एग्रीमेंट अदानी के पास है, मध्य प्रदेश को बिजली बेचने का कॉन्ट्रैक्ट अदानी के पास है, उड़ीसा में बिजली वितरण करने का कॉन्ट्रैक्ट अदानी के पास है, हरियाणा का पावर सेल एग्रीमेंट अदानी के पास है, महाराष्ट्र का 6.5 गीगावाट का, जिसमें 5 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 1 गीगावाट कन्वेंशनल एनर्जी का प्रोजेक्ट अदानी साहब के पास है। मुंद्रा का पोर्ट सरकारी जमीन पर पट्टे पे अदानी साहब के पास है। अदानी साहब जो चाहते हैं मोदी सरकार से ले लेते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है ये। चंदा दो, धंधा लो। इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं। अदानी साहब की मोदी साहब से बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो जब चाहे उनसे जो चाहे ले सकते हैं। अब ये 14 बैंकरप्ट कंपनियां जो अदानी साहब ने खरीदी हैं, वो उन कंपनियों का क्या करेंगे? उन कंपनियों के अगेंस्ट जो पावर कंपनीज हैं, जो सीमेंट कंपनीज हैं, अपना सीमेंट का वर्चस्व उन्होंने बढ़ा लिया। सबसे बड़ा बिरला ग्रुप जो आदित्य बिरला ग्रुप था, उन्होंने सीके बिरला ग्रुप के भी 48% शेयर खरीद लिए। पेन्ना की आंध्र प्रदेश की सीमेंट कंपनी खरीद ली, सौराष्ट्र की सांघी सीमेंट कंपनी खरीद ली, टिंकर जो सीमेंट बनाने में जो टिंकर यूज होता है, खाडवा का प्लांट, वो भी उनके पास आ गया। सौर एनर्जी से, अक्षय एनर्जी से वो अपने पावर प्लांट्स भी चला रहे हैं, एसीसी अंबुजा सीमेंट के 100 एमपीटीए का प्लांट बना रहे हैं। सारा कंपटीशन खत्म कर देंगे। प्राइस वॉर शुरू कर दी है उन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ, क्योंकि सीमेंट का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, स्टील का, लोहा का सबसे ज्यादा परचेज जो है पब्लिक सेक्टर कर रही है, क्योंकि मोदी साहब ने 11,11,111 करोड़ रुपए का बजट बनाया है पब्लिक स्पेंडिंग का। वो पब्लिक स्पेंडिंग इंफ्रा, रोड, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में सीमेंट यूज होता है, ईटा यूज होता है, यूज होती है। ये सारा सामान अदानी साहब की फैक्ट्रियां सप्लाई करेंगी और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट बैक करेंगी। इसलिए ये सारी एक्विजिशंस जो हैं आईबीसी के थ्रू की गई। जो कंपनियों के पास एसेट्स नहीं है उनको तो एनपीए घोषित करके उनको साइडलाइन कर दिया गया, और जिन कंपनियों के पास एसेट्स हैं उनको आईबीसी के तहत अदानी को बेच दिया गया। मैं आपको ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। ये एक आर्टिकल है जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 2019-20 से 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 7 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया। 7 लाख करोड़ रुपए। जब 22,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती है मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या की,
तो ये नहीं बताया जाता कि 7 लाख करोड़ रुपया 5 साल में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का राइट ऑफ किया है मोदी सरकार ने, और प्राइवेट कंपनियों को 80%, 90%, 96% डिस्काउंट पे अदानी को बेचा है। 2016 में ये आईबीसी कोड आता है जो इंसॉल्वेंट कंपनीज की सॉल्वेंसी के प्रोसेस चालू करता है। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है अपने ड्यूज में तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाती है, जिसकी गाइडलाइंस आरबीआई द्वारा निर्धारित होती हैं। जो उसके क्रेडिटर्स होते हैं, जिनको पैसा लेना होता है, जिन्होंने कर्जा दिया होता है, वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में उन कंपनीज को लेके जाते हैं। स्पेशल कोर्ट में उसकी हेयरिंग होती है। एक उसकी टाइमलाइन सेट होती है कि 180 दिन में ये सारे मामले को सुलटाया जाएगा। 180 दिन में जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं उनके टेंडर्स इनवाइट किए जाते हैं, कंसोर्टियम बनते हैं। इन कंसोर्टियम को भी बनाने में एक कंपनी ने कहा ये कंसोर्टियम अदानी पावर जो बना रही है ये झूठा कंसोर्टियम है कि जिन कंपनियों को 51% पार्टनर दिखा रही है उन कंपनियों के तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड ही नहीं है इस तरीके के पावर प्रोजेक्ट्स या इस तरीके के प्रोजेक्ट्स खरीदने की। तो अदानी किसके कंधे से बंदूक रख के चला रही है कंसोर्टियम बना के, ये भी एक बड़ा विषय आ जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 90 से 96% डिस्काउंट, भाई उस कंपनी के कुछ तो रियल स्टेट एसेट होंगे, फैक्ट्री होगी, बिल्डिंग होगी, प्लांट होगा, मशीनरी होगी, इक्विपमेंट होगा। मटेरियल बनाने के या प्रोडक्ट बनाने का जो कॉपीराइट होता है, ट्रेड होता है, लाइसेंस होता है, वो होगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर होंगे। ऐसा तो नहीं है कि बेयर शेल में कंपनी खरीदी जा रही है, कंपनी के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। और 96% डिस्काउंट पे अगर एसेट्स खरीदे जा रहे हैं तो अदानी साहब की वेल्थ तो आज 12.5 लाख करोड़ की कंपनी है, कल को 18 लाख करोड़ की हो जाएगी, फिर 25 लाख करोड़ की हो जाएगी। फिर तो हम कह सकते हैं शान से कि भारत की सॉवरेनिटी इज इक्वल टू अदानी की सॉवरेनिटी। जो पैसा होता है इन सेल से वो क्रेडिटर्स को दिया जाता है। जो हेयर कट है या जो डिस्काउंट दिया गया वो आपके और हमारी जेब से कटता है, क्योंकि हमारे टैक्स पेयर का पैसा, हमारा पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक में पड़ा है, जिस पैसे का लोन ये कंपनियां नहीं चुकाती हैं। और हम लोग मिनिमम बैलेंस चार्ज, एटीएम चार्ज, फलाना चार्ज, लोन लेने जाएं, हाउसिंग लोन लेने जाएं, हेवी रेट ऑफ इंटरेस्ट, फोरक्लोजर चार्ज, प्री पेमेंट चार्ज, ये सारा पैसा हमसे वसूला जाता है। एटीएम कार्ड के नाम पर, चेकबुक के नाम पर, बैंकिंग सर्विसेज के नाम पर, एसएमएस सर्विस के नाम पर, और उसका फायदा धन्ना सेठ उठा के ले जाते हैं। तो ये हमारा ही पैसा है जो कॉर्पोरेट्स का माफ करके उनको दिया गया है, गरीब का खून चूसा गया है और अमीर की तिजोरी भरी गई है। यही मोदी अदानी मॉडल है, जिसको मोदानी मॉडल भी कहा जा सकता है। अब अदानी साहब को अपॉर्चुनिटी मिली, उनको एक रेड कारपेट मिला, आइए आप बिड करिए। एनसीएलटी जो है आपके समकक्ष बैठी है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव कर देंगे जो भी बिड आप देंगे। 2018 में एक रुचि सोया का केस आया था, उन्होंने भी बैंकों का पैसा देना था। उस समय वो केस पतंजलि के पास चला गया। पतंजलि ने वो कंपनी खरीदी और वादा किया कि इतने पैसे में हम खरीदते हैं, और उसके शेयर को 3 गुना 4 गुना करके शेयर धारकों से ही पैसा निकलवा के उस कंपनी को फ्री में पतंजलि ने अपने नाम कर लिया। जब 2018 में रुचि सोया का केस आया तो अदानी साहब को लगा ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो एसेट्स बड़े प्यार से मिल सकते हैं, तो क्यों ना मैं ये कंपनियां खरीद लूं। तो वो जुगत लगाते हैं, क्योंकि अदानी साहब के तो तार सबके साथ जुड़े हुए हैं। सेबी की चीफ माधुरीपुरी बुच ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड के द्वारा उनके कंपनियों में पैसा निवेश करती हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, चाहे उनके हस्बैंड करते हो। चेयरपर्सन है, उनके खिलाफ जो अभियोग के मामले हैं, जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी, 25 में से 24 केस में वो बरी हो जाते हैं। और फिर वो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहती हैं बहुत अच्छे हैं, और ब्लैकस्टोन नाम का रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो अदानी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है। और बड़ी बड़ी रियल स्टेट कंपनियां जो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं, जिनके लाइसेंसेस फंसे हुए हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन फंसी हुई है, कहीं सेल फंसी हुई है, अदानी साहब कहते हैं सब ले आओ, मैं सब काम कर लूंगा। तो वो रियल एस्टेट कंपनियां खरीद लेते हैं, रीड बैक्ड होती हैं,
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा बैक्ड होती हैं। तो इस तरीके से अब पूरे प्रॉपर्टी के कारोबार पे, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, अदानी रियल्टी, अदानी प्रॉपर्टीज, अदानी गुड होम्स अब आपको सब जगह नजर आएंगे। ये गेम खेला जा रहा है और आईबीसी के तहत ये डिस्ट्रेस कंपनियों को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कैसे करना है, ये अदानी साहब जानते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये इतनी सारी कंपनियों का टेक ओवर और इतनी सारी लाइबिलिटीज, इतने सारे काम, चाहे पावर का क्षेत्र हो, ड्रोन बनाने का क्षेत्र हो, कोयले से बिजली बनाने का क्षेत्र हो, कोयला इंपोर्ट हो, सौर एनर्जी, अक्षय एनर्जी, अक्षय ऊर्जा हो, घर बनाने हो, कंस्ट्रक्शन करनी हो, ये सारे काम अदानी साहब बड़े आराम से कर क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र क्या है कि कोई भी पॉलिसी बनानी हो, कोई भी फैसला अपने हक में कराना हो, कोई भी सरकारी एजेंसी, जांच एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, सेबी, एनसीएलटी अपने काम करवाने हो, अदानी साहब का नाम ही काफी है, नाम ले लीजिए, काम हो जाएगा। तो रेडियस स्टेट का मामला क्या था? ये अदानी वॉच करके ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, उन्होंने इसका खुलासा किया था कि संजय छाबड़िया रेडियस स्टेट को हेड करते थे और जब उन्होंने अपने होम बायर्स को, जिनको फ्लैट बेचे, 750 फ्लैट बेचे, जब उनको प्रॉपर्टी देने में कामयाब नहीं हुए, वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई और 1700 करोड़ का लोन मात्र 76 करोड़ में कंपनी अदानी साहब को बेच दी गई। अब ये टोटल आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटी थी रेडियस स्टेट की, जब ये एनसीएलटी में आई तो 2834.92 करोड़ थी और उसके क्लेम जब सेटल हुए एनसीएलटी में, क्लेम सेटलमेंट में यह तय हुआ कि 2834 करोड़ में मात्र देनदारी 1750 करोड़ रुपए बनती है और उस कंपनी को, उसमें डिबेंचर्स 200 करोड़ रुपए के जो फिक्स इंटरेस्ट पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के थे, अगर उसको ऐड कर लें तो ये कंपनी 1750 करोड़ रुपए और 200 करोड़ के डिबेंचर्स मात्र 76 करोड़ में अदानी साहब खरीद लेते हैं। बल्ले बल्ले। और सोसाइटी के जो ओरिजिनल फ्लैट धारक थे उनको कहते हैं कि आपको मकान हम बना के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना एफएआर इंक्रीज कर लेंगे, एडिशनल फ्लैट बनाएंगे, मिनिमम कॉस्ट एक फ्लैट की 9 करोड़, मैक्सिमम कॉस्ट 20 करोड़, हम पैसा रिकवर कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। 76 करोड़ में हमने कंपनी खरीद ली। तो ये ऐसे गेम खेली जाती है। महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या फ्लैट धारक हो या नए फ्लैट लेने वाले हो, मोदी जी सब काम कर लेंगे, अदानी जी सब काम कर लेंगे। अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस जो है वो लैंको अमरकंथक पावर लिमिटेड, एक पावर लिमिटेड कंपनी थी लैंको की, वो एनसीएलटी की हैदराबाद बेंच पे जाती है। उसकी देनदारी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स निकालती है 15,633 करोड़ रुपए और वो कंपनी अदानी पावर प्रपोज करती है, जिसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी 95.54% अप्रूव करती है। 4,101 करोड़ रुपए मात्र में वो कंपनी खरीद लेती है। ये कंपनी जो लैंको पावर लिमिटेड है, उसका काम भी पावर सप्लाई करने का है। 2019 में बैंकरप्ट होती है। टोटल लाइबिलिटीज उसकी 15,633 करोड़ रुपए की होती हैं और अदानी पावर का काम क्योंकि पूरे देश में है, बांग्लादेश में गोडा प्लांट पावर सप्लाई कर रहा था, वो अलग बात है कि $790 मिलियन का आउटस्टैंडिंग है। शेख हसीना की सरकार गिरी, सबसे बड़ा नुकसान अदानी साहब को हुआ $790 मिलियन का। $2 बिलियन खर्च करके उन्होंने 1.6 गीगावाट यानी 800 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट लगाए थे। अब वो और कंसेशन मांग रहे हैं सरकार से। भाई ये अब फॉरेन एक्सचेंज तो आएगी नहीं, बांग्लादेश की सरकार गिर चुकी है शेख हसीना की, शेख हसीना तो दिल्ली बैठी हैं। जो पावर इक्विपमेंट परचेज किया उस पर कस्टम माफ कराया, इंपोर्ट ड्यूटी माफ कराई, कोयले पे भी अब इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर दो, हम तो इंपोर्टेड कोयला यूज करते हैं। बिजली अगर नेशनल ग्रिड को देंगे तो उसका पैसा रिकवर नहीं होगा क्योंकि तो हम महंगी बिजली बेचते थे।
बांग्लादेश को अब क्या होगा? तो इनके लॉसेस पूरे कराने के लिए एनसीएलटी, आईबीसी में आप कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास जाइए और 90-95% डिस्काउंट पर कंपनियां खरीद लीजिए। इसमें 2 पावर प्रोजेक्ट उन्होंने लिए। मुंद्रा थर्मल पावर प्रोजेक्ट 4620 मेगावाट, कमुती सोलर प्रोजेक्ट 648 मेगावाट, और अब उनकी जनरेशन कैपेसिटी 15,250 से 15,850 मेगावाट हो जाती है। सबसे बड़ा लीडिंग प्राइवेट सेक्टर पावर प्रोड्यूसर अदानी साहब हो जाते हैं। कोरबा में छत्तीसगढ़ में 600 मेगावाट का प्लांट होता है। उसका लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट बिजली सप्लाई करने का हरियाणा और मध्य प्रदेश के साथ है। राजस्थान में इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करके बिजली राजस्थान को सप्लाई की जाती है, राजस्थान वितरण विभाग को सप्लाई की जाती है। जब सरकार कहती है कि आपने इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल किया, इतना महंगा कोयले के पैसे हम नहीं दे सकते, 8,000 करोड़ का ऑर्डर हाईकोर्ट से लाके राजस्थान सरकार से 8,000 करोड़ रुपए की उगाही अदानी साहब कर लेते हैं। अब आप देखिए, एक तरफ इंपोर्टेड कोयले का अपना दाम और दमड़ी सब वापस ले लेते हैं और कौड़ियों के भाव कंपनियां खरीदते हैं। ये चीजें अब ये जो एक्विजिशंस हैं, ये और कंपनियां क्यों नहीं करती? ऐसा नहीं और कंपनियां नहीं आती, टेंडर नहीं भरती। इसी प्रोजेक्ट में अगर हम लैंको वाली बात करें तो लैंको वाली प्रोजेक्ट में आदित्य बिरला एआरसी, वेदांता, एडलवाइज एआरसी, जिंदल पावर, आई लैब्स इंडिया, स्पेशल सिचुएशन फंड है, इन्होंने रेजोल्यूशन प्लान दिया था 2020 में। पर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स तो सरकार के इशारों पर काम करती है। तो सीओसी को पहले ही बताया जाता है कि यह प्रोजेक्ट अदानी जी के पास जाना चाहिए। 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अदानी के अलावा दूसरा आदमी नहीं लेगा। नया बिडिंग राउंड खेला जाता है 2022 में, 2020 की बिड्स रिजेक्ट कर दी जाती हैं और फिर एक नया कंसोर्टियम बनाया जाता है अदानी पावर का, और रिलायंस पावर भी कंसोर्टियम बनाती है पीएफसी प्रोजेक्ट और आरईसी लिमिटेड के साथ। फिर अदानी पावर और रिलायंस उससे विड्रॉ कर लेती है, खाली पीएफसी कंसोर्टियम रह जाता है, वो 3,020 करोड़ की बिड देता है। इनिशियली कमेटी ऑफ क्रेडिटर उसको अप्रूव कर देते हैं, पर एक फोन आता है या उन पे दबाव आता है, फिर वो 2 नवंबर 2023 को 3,020 करोड़ की पीएफसी कंसोर्टियम की बिड को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि रिलायंस और अदानी पावर बाहर हो चुका है। और सडनली 4,101 करोड़ रुपए में अदानी पावर एक अनसोलिसिटेड ऑफर देता है, बगैर उनसे पूछे ऑफर देता है और उसको वो प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। हृदय परिवर्तन होता है सीओसी का और वो कहते हैं कि ठीक है, अदानी साहब 3200 करोड़ रुपए पहले ऑफर कर रहे थे, अब तो 4100 करोड़ ऑफर कर रहे हैं, इससे अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, लेके खत्म करो। ऐसा ही मामला एक पावर प्रोजेक्ट का कोस्टल एनर्जन तमिलनाडु का है। एनसीएलटी में एक केस आता है, 1200 मेगावाट का पावर प्लांट है टूटखुड्डी तमिलनाडु का, जो एंट्रिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आईपीआर, एंट्रिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो होते हैं जब तक मामला सुलट ना जाए, जिसके ऊपर कर्जा है या तो वो कर्जा दे दे, या एनसीएलटी में उस कर्जे की रिकवरी जितनी भी होती है 80% डिस्काउंट पे, 90% डिस्काउंट पे, 75% डिस्काउंट पे, जब तक हो ना जाए तब तक उस कंपनी का बोर्ड जो होता है उसको मैनेज करता है इंटरनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो एनसीएलटी का ही अपॉइंटेड होता है। तो चूंकि इसमें जिनका ये प्रोजेक्ट था कोस्टल एनर्जन तमिलनाडु, उन्होंने कहा कि ये जो कंसोर्टियम अदानी साहब ने बनाया, अदानी पावर ने बनाया, ये कंसोर्टियम गलत है। जो इनका 51% पार्टनर है, ना उसकी फाइनेंशियल पेपर्स ठीक हैं और ना उसकी ताकत है या एक्सपर्टीज है इस प्रोजेक्ट को चलाने की, तो ये प्रोजेक्ट उस कंसोर्टियम को ना दिया जाए, क्योंकि अदानी दूसरी कंपनी के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। ये 18 सितंबर 2024 आईआरपी के हाथ में, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के हाथ में होती है कंपनी। और जो कंसोर्टियम होता है उसमें 2 कंपनियां होती हैं, एक होती है डीएआईटी डैट और एक होती है अदानी पावर। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, एनसीएलटी इस प्रोजेक्ट में मीडिएटर है। एपेलेंट्स चैलेंज करते हैं एनसीएलटी के ऑर्डर को चेन्नई में एपेलेंट अथॉरिटी में कि जो रेजोल्यूशन प्लान है 1200 मेगावाट प्रोजेक्ट का, उसकी वैल्यू 3335 करोड़ रुपए आकी गई है, जो कि
बिल्कुल कम है। और ये कोस्टल एनर्जन पिटिशन डालती है स्टेट ऑफ तमिलनाडु के सहयोग से। बुहारी और शेयर होल्डर्स जो कंटेंट करते हैं इस कंपनी के, वो ये कहते हैं कि डीआईटी जो कंसोर्टियम मेंबर है उसके पास कोई फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स नहीं है और सिर्फ एक ढकोसला है, एक फ्रंट है अदानी पावर का। और इस कंसोर्टियम में जिस तरीके से अदानी 49% और डेट को 51% इक्विटी दी जा रही है, ये सिर्फ उस कंपनी को आगे करके, एक डमी कंपनी को आगे करके इसको टेक ओवर किया जा रहा है और कुछ नहीं। डेट जो कंपनी है वो 2019 में बनाई जाती है, उसका कोई लीगल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, उसकी जो रेजोल्यूशन एप्लीकेशन होती है उसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होते, क्योंकि 2019 में बनी है, क्या फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड होंगे, पावर सेक्टर में कितने साल उन्होंने काम किया होगा। और अदानी पावर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये असर्ट करते हैं कि एक्विजिशन प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और हम 3500 करोड़ रुपए में इस कंपनी को खरीद चुके हैं। 15,000 करोड़ जिस कंपनी ने देने हो उस कंपनी को 3,500 करोड़ रुपए में खरीद लिया जाता है। और ऐसा ही अभी आज ही की रिपोर्ट में आपको बता देता हूं, सांगी इंडस्ट्रीज के साथ, सांगी इंडस्ट्रीज जो सौराष्ट्र में सीमेंट कंपनी है, पिछले साल अदानी ने उस कंपनी को भी 5,185 करोड़ रुपए में खरीद लिया था 2023 में, 58.08% इक्विटी। और अब उन्होंने सीके बिरला की ओरिएंट सीमेंट 46.8% इक्विटी के साथ खरीद ली। और सीमेंट के क्षेत्र में, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, और पेन्ना की आंध्रा बेस्ड पेन्ना सीमेंट कंपनी उन्होंने पहले खरीद ली थी। आदित्य बिरला अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो सीमेंट क्षेत्र का बेताज बादशाह था, अब अदानी साहब उनको टक्कर देंगे। और जो सीमेंट बनाने में जो टिंकर और सोडा यूज होता है, कास्टिक सोडा यूज होता है, उसका कावड़ा में भी प्लांट जो है अदानी साहब चलाएंगे। अब अंबुजा सीमेंट का टारगेट है इस साल के अंत तक अपनी कुल सीमेंट उत्पादन क्षमता को 100 एमटीपीए करने का। और अंबुजा सीमेंट ने सांगी के प्रत्येक 100 शेयरों के लिए अंबुजा के 12 शेयर देने का फैसला किया है। और इस वित्तीय वर्ष के अंत में अब इनकी क्षमता जो है वो डबल हो जाएगी। सांगी में उनकी 58% हिस्सेदारी है। सांगी इंडस्ट्री और पेन्ना सीमेंट का अंबुजा सीमेंट के साथ मर्जर हो गया है। अंबुजा सीमेंट ने मंगलवार को अपनी सब्सिडरी कंपनी सौराष्ट्र स्थित सांगी इंडस्ट्रीज और आंध्र प्रदेश स्थित पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड पीसीआईएल के विलय की अलग अलग योजना की घोषणा की है। समूह इस क्षेत्र में बाजार की आदित्य बिरला समूह की फर्म अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ कंपटीशन में है। उस कंपनी का मार्केट कैप 1,40,632 करोड़ रुपए है। श्रीलंका का विंडमिल का प्रोजेक्ट हो, $442 मिलियन में मोदी जी ने दिलवाया था। श्रीलंका का अदानी ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट हो, मोदी जी जाते हैं स्टेट विजिट पर और अदानी जी को दिलवाते हैं। फिर एक पोर्ट का प्रोजेक्ट, कोलंबो पोर्ट का प्रोजेक्ट $700 मिलियन का, वो भी अदानी साहब को मोदी जी के कहने से मिलता है। और फिर अदानी साहब जब अमेरिका जाते हैं और जब पता लगता है डीओजे को कि $265 मिलियन की रिश्वत देकर, यानी कि 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर ये कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी के, तो वो अपना $553 मिलियन की जो फंडिंग थी यूएस डीएफसी से जो उन्होंने पैसा रेज करना था बॉन्ड्स के जरिए कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल का, वो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम खुद ही फाइनेंस कर लेंगे, क्योंकि अब अमेरिका में बॉन्ड मार्केट में उनको पैसा नहीं मिलेगा। और ये जो डमी कंपनीज 96% 90% डिस्काउंट पे खरीदी जा रही हैं, ये आगे आने वाले समय में इन्हीं की आड़ में अदानी साहब अपना कारोबार चलाएंगे, जहां वो डायरेक्ट अपने नाम से इन्वेस्टमेंट जनरेट नहीं कर सकते, पैसा रेज नहीं कर सकते। वो इन कंपनियों के द्वारा इनके फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड दिखा के, इनके फाइनेंशियल्स दिखाकर, सरकार से ऑर्डर सिक्योर कर इंटरनेशनल बाजार में और देशों से ऑर्डर सिक्योर कर अपने साम्राज्य को बढ़ाएंगे। ये उनका सारा कच्चा चिट्ठा है या उनका सारी ये स्ट्रैटेजी है। मैंने आपको विस्तार से बताया। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हम इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और कल एक नई परिचर्चा के साथ मैं सुबह 9 बजे आपके पास हाजिर होऊंगा। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।